श्रोताओं नमस्कार, दीपेंद्र सिवाच की ओर से कोविड-19 पर आधारित विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की और हमारे विशेषज्ञ हैं आईआईटी रुड़की में मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह। श्रोताओं, कोविड-19 वैश्विक महामारी से पूरा विश्व अभी तक जूझ रहा है। इससे बचने के लिए विश्व के लगभग सभी देशों सहित भारत में भी लॉकडाउन किया गया। भारत में लॉकडाउन के चौथे चरण का आज दूसरा दिन है और कुल मिलाकर 56वां दिन है। इससे न केवल जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। इसी कारण पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की और उसके बाद माननीय वित्त मंत्री श्रीमती एन सीतारमन ने विस्तार से 5 चरणों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज के बारे में घोषणा की। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक पैकेज के इस अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जानने के लिए हमने जाने माने अर्थशास्त्री आईआईटी रुड़की में मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह से बात की। प्रोफेसर एसपी सिंह ने न केवल इकोलॉजी और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण काम किया है बल्कि कृषि और मनरेगा के क्षेत्र में भी वे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं प्रोफेसर एसपी सिंह से। प्रोफेसर सिंह, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओके, थैंक यू और नमस्कार आपको। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस पेंडेमिक का भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है। हाँ, देखिए, एक तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो बजट के समय भी जो प्रेजेंट किया था उसी समय से और उससे पहले से ही स्लेकनेस हमारी अर्थव्यवस्था में रहा है और उसको रिवाइव करने के लिए बजटरी प्रोविजन भी किए गए हैं। लेकिन पेंडेमिक के आने के बाद से जो लॉकडाउन हुआ है इसमें कई सेक्टर बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हुए हैं, जिसमें एक तो अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसमें लगभग हमारा पूरे इंडिया में 80 to 86% जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में, जिसमें एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड किए जाते हैं। और अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर्स में जिसमें आपका कई सेक्टर बहुत पूरी तरीके से प्रभावित हुए, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट है, ढाबा है, रेस्टोरेंट्स है, इसके अलावा लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सारे बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हुए हैं। और सीएमआई की जो रिसेंटली पीरियोडिकली रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके हिसाब से इस दौरान हमारे लगभग 27% के करीब बेरोजगारी हो गई है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया है इस दौरान। तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में काफी स्लेकनेस आई है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हमारी, जिसको हम कहते हैं कि डिस्क्रिशनरी जो प्रोडक्ट हैं, उनकी डिमांड तो खत्म हो गई है। केवल इसेंशियल प्रोडक्ट हैं, उनकी डिमांड अभी भी बनी हुई है, जिसमें एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में भी जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पेरिसेबल नेचर के हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि सप्लाई चेन बुरी तरीके से इससे अफेक्ट हुई है। तो यह स्थिति बनी है। डॉक्टर साहब, जो ये आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, इसको किस तरह से समझा जाए? इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। अब जहाँ तक पैकेज का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर जी ने 5 विंडो पर फोकस डाला है कि हमें 5 विंडो पर काम करके अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सिस्टम और डेमोग्राफी और डिमांड, ये 5 पिलर्स पे अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत करने की बात की गई है, जिसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बनाने की बात है। और प्राइम मिनिस्टर ने 4 L की बात की है, जिसमें लैंड है, लेबर है, लिक्विडिटीज एंड लॉ है। और इनफैक्ट जो 4-5 ट्रांजी में जो हमारे पैकेज आए हैं, इन चीजों पे भी ध्यान दिया गया है, जिसमें लैंड है, लेबर है, लिक्विडिटी, लॉज है। और प्रयास ये किया जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा दें और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाकर उसको ग्लोबली हम कम्पिटिटिव बने। लेकिन अगर आप क्लोजली देखें इस पूरे पैकेज को, तो वो एक तरीके से मुझे जो लगता है कि वो जो मेक इन इंडिया में हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जिसमें ये था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे डिफेंस में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो लगभग मेक इन इंडिया को ही आप कह सकते हैं कि री पैकेज के तरीके से हम जो आत्मनिर्भर जो मिशन है गवर्नमेंट का, ये हो सकता है।
और इसमें जो 20 लाख का जो पैकेज है ये गवर्नमेंट ने रखा है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स ये है कि दोनों को मिक्स अप कर दिया है। हमारी पॉलिसी जो होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी, एक है फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो काम है वो रिजर्व बैंक द्वारा होता है, जिसमें लिक्विडिटी को बढ़ाना, CRR को कम करके और अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी बैंकों के पास हो। तो रिजर्व बैंक ने इधर अनाउंसमेंट करने से पहले से ही कई सारे मेजर्स अपनाए हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बनी है। तो रिजर्व बैंक की जो लिक्विडिटी है ये को इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफॉर्म करने में कितनी सक्सेसफुल होगी, इसको देखने की जरूरत है। क्योंकि अभी मेरे पास जो आंकड़े अभी मैंने एनालिसिस किए हैं उनमें ये लग रहा है कि जितनी लिक्विडिटी रिजर्व बैंक ने दी है लगभग उससे ज्यादा बैंकों ने अपना पैसा RBI में पार कर लिया है, क्योंकि बैंकों के पास क्रेडिट ऑफटेक है ही नहीं। इन्वेस्टर्स बैंकों से लोन नहीं ले रहे हैं, तो अगर क्रेडिट को हम बढ़ा भी रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं है तो ऐसे में जो पैकेज का जो आधे से ज्यादा हिस्सा जो लिक्विडिटी पे ध्यान दिया जाना है वो कैसे सक्सेसफुल होगा ये देखने की जरूरत है। ये जो पैकेज है इसको हम 3 भागों में एक्चुअली बांट सकते हैं डिस्कस करने के लिए। पहला क्रेडिट, जिसमें मैक्सिमम गवर्नमेंट का जो ध्यान ये है कि लोगों तक क्रेडिट उपलब्ध करी जाए, लोन उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोन लेके चाहे वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हो वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के सप्लाई साइड में जो बोटलनेक्स है उसको दूर करके अर्थव्यवस्था को पटरी पे ला सके। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे पैकेज में है फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स में जो डायरेक्ट बजटरी सपोर्ट जो गवर्नमेंट ने किया है, जिसमें फ्री फूड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2-3 महीने के लिए फ्री में अनाज दिया जाएगा, एक ये। दूसरा है इंटरेस्ट सबवेंशन, मीन्स इंटरेस्ट में छूट। जैसे हम किसान क्रेडिट कार्ड पे भी 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी होती है, ऐसे ही बहुत सारे जो और लोन जो गवर्नमेंट मुहैया करा रही है उसमें वो 2% की सब्सिडी देगी, ताकि लोन सस्ता हो जाए और लोग उसको लेके ये करें। तीसरा, इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में 40,000 करोड़ और एक्स्ट्रा इसमें पैसा का प्रोविजन किया है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग माइग्रेंट होके आ रहे हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। लेकिन मेरा जो काफी काम मैंने मनरेगा पे जो किया है उससे मेरा असेसमेंट ये है कि पंचायतों के पास वो उस तरह की क्षमता नहीं है कि वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को प्लान कर सके, लेबर बजट ठीक से बना सके। तो ये देखना होगा कि नरेगा के अंदर जो बजट मुहैया कराया गया है इससे प्रोडक्टिव एसेट्स कितनी जनरेट होगी, रोजगार कितना जनरेट होगा। लेकिन ये अच्छा इनिशिएटिव है। हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है, सोशल सेक्टर पे काफी चीजें की गई है। तो ये सेकंड कंपोनेंट है। लेकिन अगर इस कंपोनेंट को आप 20 लाख में से देखें तो ये 2-2.5 लाख करोड़ के करीब ही बैठता है जो फिस्कल मेजर्स है, बाकी सब क्रेडिट्स है। तो एक इम्पोर्टेंट इशू है, इसको देखने की जरूरत है कि जिसमें 20 लाख में हम लोग केवल 2.5-3 लाख करोड़ की बात है जो सीधे ऐसा बजटरी सपोर्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है या एक्सपेंडिचर हो रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण इस पैकेज में जो प्रोविजन है वो है रिफॉर्म्स का, और बहुत सारे रिफॉर्म्स इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें पहला है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है और इसको बढ़ा के जो माइक्रो में 1 करोड़ तक कर दिया है, स्मॉल में 5 करोड़ तक और इसके बाद 10 करोड़ तक। तो ये चेंज आया है। दूसरा इम्पोर्टेंट चेंज जो वो है 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ये एक अच्छा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे और उनको राशन कार्ड कभी बनता था नहीं बनता था, वो उसी राशन कार्ड पर अब जहाँ भी रहेंगे वो अपना एंटाइटलमेंट है जो फूड का वो ले सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। थर्ड जो रिफॉर्म्स इसमें की गई है वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और ये भी डिबेटेबल मुद्दा है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर हम लोग जो इसेंशियल कमोडिटी थी उसकी होर्डिंग पर एक कंट्रोल रहता था गवर्नमेंट का, अब उसको डी कंट्रोल कर दिया गया है। जैसे फूड ग्रेन्स है, अब अगर एग्री बिजनेस कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स और ट्रेडर्स ये स्टॉक होल्डिंग कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं होगी। केवल इसमें प्रोविजन ये किया है कि अगर कोई डिसास्टर आता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब इस पे बैन लगा सकते हैं, नहीं तो इसको पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी रिफॉर्म जो किया जा रहा है और जिसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे होगा, हालांकि ये कोई नया नहीं है, APMC एक्ट में चेंज करके अब डायरेक्ट मार्केटिंग की बात हो रही है। यानी किसान अपने अनाज को मंडियों में जो रेगुलेटेड मंडी है उनमें न ले जाकर सीधे ट्रेडर्स को बेच सकता है, और वो कहीं भी बेच सकता है, चाहे वो यूपी का या उत्तराखंड का किसान
हरियाणा में जाके अपना अनाज को बेच सकते हैं। तो ये एक सुधार हुआ है। और एक और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सुधार हुआ है वो है एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना। क्योंकि किसान क्या है कि किसानों को 3-4 प्रॉब्लम है कि मार्केट फेल्योर, समटाइम्स मार्केट फेल हो जाता है, कभी टेक्नोलॉजी फेल्योर और कभी नेचर फेल्योर। तो ये 3 असफलता एग्रीकल्चर में है। तो इसमें मार्केट फेल्योर को दूर करने के लिए और किसान एक अपनी फसल का एश्योर्ड मार्केट हो और प्राइस को पहले से जान ले, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार करके इसको बढ़ावा देने की बात है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा है, जिसमें कोल, माइंस, एयरपोर्ट्स, इनमें प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। और दूसरा इनिशिएटिव जो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं हम और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो उसमें एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो डिफेंस के सेक्टर में अब बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया। यानी विदेशी कंपनी इंडियन कंपनी में जो डिफेंस का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी है 74% तक निवेश कर सकती है। इसके अलावा जो राज्यों को ज्यादा से ज्यादा उनके पास फंड उपलब्ध हो, उसमें भी रिफॉर्म किया गया है। और जो स्टेट बारो करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो एक लिमिट रखी गई थी ताकि फिस्कल डेफिसिट ना बढ़े। तो लिमिट रखी गई थी कि 3% जो राज्यों की जो जीडीपी है उसका 3% से ज्यादा बारोइंग नहीं होनी चाहिए। तो उसमें अब 3% से बढ़ा के 5% कर दिया गया है। और इससे अंदाजा लगाया गया है 4-5 लाख, 4 से 4.5 लाख करोड़ की और स्टेट्स के पास एडिशनल फंड होने की संभावना है बारोइंग के थ्रू। और मोनेटाइजेशन ऑफ लोन कर दिया गया। तो ये सारे जो मेजर्स हैं हमने को बांटा है 3 चीजों में। एक है लिक्विडिटी का, दूसरा है फिस्कल मेजर्स और तीसरा पॉलिसी मेजर। ये सारे मेजर्स अगर आप देखें, इन सब का जो निचोड़ ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अर्थव्यवस्था में जो पूर्ति पक्ष की जो बाधाएं हैं वो दूर हो सके। सप्लाई साइड बोटलनेक्स को दूर करके हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पे ला सके। कुल मिलाकर ये पैकेज किस तरह का है? क्या इसमें कुछ और किया जाना बाकी था, कुछ और किया जाना चाहिए था? अगर इन सब चीजों को देखें, इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट जो मुझे लग रहा है जो इग्नोर हुआ है वो है डिमांड साइड और इमीडिएट कंसर्न्स। क्योंकि अर्थव्यवस्था में लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म मेजर्स तो जरूरी है ही, लेकिन जब तक वो इमीडिएट कंसर्न्स हमारी अर्थव्यवस्था के हैं वो एड्रेस नहीं होंगे, स्पेशली डिमांड साइड जो फैक्टर्स हैं, तब तक अर्थव्यवस्था में वो विनियोग की संभावनाएं कम हो जाएंगी। क्योंकि लोगों की अगर माल ही नहीं बिकेगा, अगर डिमांड ही नहीं होगी, तो कैसे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैंकों से लोन लेके फ्रेश इन्वेस्टमेंट करके अर्थव्यवस्था में सप्लाई को बढ़ाएंगे। तो एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इमीडिएट जो डिमांड वाला जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने की जरूरत थी। दूसरा, कुछ हमारे और अर्थशास्त्री साथी कई ऐसे मेजर्स को सजेस्ट कर रहे हैं जिसमें अर्बन सेक्टर में भी जैसे नरेगा है, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टाइप की कोई स्कीम आ जानी चाहिए थी, जिससे कि अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। और जो लोग माइग्रेंट भी हैं और जो नेटिव वर्कर्स हैं, उनको जो जॉब अर्थव्यवस्था में सिलेक्ट आने के कारण जा रहा है, उनको जॉब की गारंटी हम पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम और कई तरीके के प्रोग्राम में करके, हमें जैसे 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी रूरल एरिया में किया है, तो उसी तरीके की स्कीम अर्बन एरिया में भी हो जाती तो ये अच्छा होता। एक और मेजर्स जो इसमें किया जा सकता था वो ये था, मेरा अपना सजेशन ये है कि अगर आप देखें, अगर डायरेक्ट स्टिमुलस पैकेज की अगर बात करें टू किक स्टार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो वी हैव टू इम्प्रूव द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। और हमारे देश में अभी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लगभग 18 करोड़ हाउस होल्ड कवर हो रहे हैं, जिसमें 50% अर्बन के और 75% हाउस होल्ड रूरल एरिया के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर हो रहे हैं। और ये कुल मिला के लगभग 18 करोड़ के करीब हाउस होल्ड है। अब इन हाउस होल्ड को, जिनको आप वनरेबल भी कह सकते हैं या क्लोज टू वनरेबल, काफी गरीबी की रेखा के नीचे भी हैं, अगर इनको 3 महीने के लिए 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पैकेज दिया जाता तो लगभग 2,70,000 करोड़ के करीब ये बजट होता, जो हमारी वर्तमान जो जीडीपी है उसका लगभग 1.3% ही होता। हम तो 20% की बात कर रहे हैं, तो 1.3% ये जीडीपी का हिस्सा होता। लेकिन अगर ये सीधा पैसा इन लोगों के खाते में जाता तो इससे मांग में
इम्प्रूवमेंट होता है, अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में बल मिलता है। प्रोफेसर सिंह, आपने भारतीय अर्थव्यवस्था पर और इस आर्थिक पैकेज पर अपने बहुमूल्य विचार हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओ, ये थे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ IIT रुड़की में मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर SP सिंह। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीपेंद्र सिवाच को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।